उत्तर प्रदेश में माहौल चुनावी है, लिहाजा बयानबाजियां भी तल्ख हैं। चुनाव प्रचार में सभी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं और एक दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की लाल टोपी में दंगों के दाग हैं, तो अखिलेश ने भी सीएम योगी पर करारा पलटवार किया। समाजवादी पार्टी का मतलब तो जो मुजफ्फरनगर का दंगा करवा दे, कोसी कला में दंगा करवा दे। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में। ये निर्दोष राम भक्तों के खून से भी इनकी टोपी रंगी हुई है। तीखी होने लगी है जुबानी जंग, भीषण होने लगा है चुनावी रण। अपने अपने तरकश से निकाले जा रहे हैं जुबानी तीर, बेधने के लिए तैयार हैं सब एक दूसरे को। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश की टोपी को खून से रंगी बताया, तो अखिलेश ने भी करारा पलटवार किया। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। गांव के गांव खाली हो गए थे और कैसे बंदूकों से भून रहे थे हिंदुओं को। सपा की यही पहचान है। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। इस बार ये लाल टोपी और लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और इसमें अन्न है, किसान के अन्नदाता, किसान अन्नदाता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। अन्नदाता के लिए हम अन्न संकल्प दिला रहे हैं और अन्न संकल्प लेने वाले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाओ। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और दंगों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? मगर साथ ही जिस दिन समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आई है, उसी दिन से बीजेपी की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को टिकट दे रही है। एक बार फिर से सीएम योगी ने ऐसा ही आरोप लगाया, तो अखिलेश ने भी योगी को जवाब दिया। ये लोग तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की ओर धकेलना चाहते हैं। बराबर उसी प्रकार की साजिश, लगातार उसी प्रकार के षड्यंत्र। कैसे कैसे चेहरे इन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं, कैसे कैसे लोग हैं। किराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे, ये करेंगे। यानी गर्मी अभी भी सांस नहीं ली है। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है, उसमें 82 लोग ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के आप बता दो, एक आध गलती से आ गया होगा और वो भी वैसे आया है जिन पर मुकदमे लगाए सरकार ने। अखिलेश और योगी के बीच जंग जबरदस्त है, मगर इस जंग में ओवैसी भी कूद पड़े हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि योगी और अखिलेश के बीच सबसे बड़ा हिंदू बनने की होड़ लगी है। वो एक मंदिर की बात कर रहे हैं तो आप एक मंदिर की बात कर रहे हैं। आप बात करिए अल्पसंख्यक समाज की, पिछड़ा समाज की, आप नहीं बात करते। उनके जस्टिस की बात नहीं करते। लड़ाई पूरी ये है कि योगी बड़ा हिंदू है या अखिलेश बड़ा हिंदू है, या और दोनों में ये कॉम्पिटिशन है कि मोदी से बड़ा कौन हिंदू बन जाएगा। वही तो लड़ाई हो रही है ना। सामाजिक न्याय की लड़ाई हो रही है क्या? नहीं हो रही सामाजिक न्याय की लड़ाई। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, इसीलिए हर दल ने पूरी ताकत झोंक दी है। हर वो वार किया जा रहा है जो विरोधी को पस्त करके अपनी जीत की बुनियाद रख सके। जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आएंगी, वैसे वैसे ये जंग और धारदार होती जाएगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। 2017 में जबरदस्त बहुमत के साथ बीजेपी ने यूपी में शासन शुरू किया।
पार्टी का हिंदुत्व दांव ऐसा चला कि कामयाबी का सूखा खत्म हुआ। वही फॉर्मूला इस बार के चुनावों में भी ब्रह्मास्त्र के रूप में पार्टी ने अपनाया है। आस्था और विश्वास से जुड़े नारों और वादों से पूरी उम्मीद है बीजेपी को। पार्टी को भरोसा है कि यूपी में 2017 का रिकॉर्ड इस बार दोहराया जाएगा। पार्टी लखनऊ की लड़ाई को जीतकर इतिहास रचेगी। यूपी में सत्ता की सीढ़ी तैयार करने में जुटी है बीजेपी। अयोध्या प्राचीन काल से ही भारत के सनातन धर्म की पवित्र भूमि रही है। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आकर के अपनी आस्था को व्यक्त करते रहे हैं और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य और मार्गदर्शन में प्रारंभ हो चुका है। एक के पास हिंदुत्व का कार्ड है तो दूसरे के पास मुस्लिम तुष्टीकरण का दांव। एक एक सीट जीतने के लिए रणनीति तय करने वाले टेबल पर नेताओं की माथापच्ची खूब चली। जमकर समीकरण बैठाए गए। उधर मुस्लिम यादव समीकरण की खुलकर वकालत करने वाली समाजवादी पार्टी इन दिनों अपनी सोच को विस्तार दे चुकी है। तभी तो ब्राह्मणों को लुभाने के लिए हाल के दिनों में पार्टी एड़ी चोटी का जोर भी लगाती रही है। नेता मंदिर मंदिर भी दौड़े। लेकिन गाय माँ का सम्मान होना चाहिए भैया, और वहीं गंगा मैया को भी साफ होना चाहिए। मान लीजिए यमुना नहीं साफ होंगी तो गंगा कैसे साफ हो जाएंगे भैया? चंबल साफ नहीं होगी तो कैसे साफ होगी? वैसे यूपी में मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम है। धार्मिक जातीय समीकरण के हिसाब से राज्य में 3 करोड़ 85 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। 145 सीटों पर मुस्लिम फैक्टर काम करता है। 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। पहले दौर में जिस पश्चिमी यूपी में लड़ाई हो रही है वहाँ भी कई सीटें मुस्लिम बहुल हैं। मुरादाबाद और संभल में करीब 47%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, मुजफ्फरनगर और शामली में करीब 41% और अमरोहा में 40.5% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। ये बात बीजेपी भी जानती है कि पश्चिमी यूपी में जीत का पिछला रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए पिछला फॉर्मूला ही काम आएगा। मतलब हिंदुत्व का राग ही यूपी का राज दिलाएगा। एक दिन पहले इटावा पहुंचे नड्डा के घर घर प्रचार के दौरान कुछ मुस्लिमों ने दावा किया कि इस बार यूपी में फिर से योगी सरकार ही आएगी। भाजपा गवर्नमेंट बनाएगी हर कीमत पर। छोटा बच्चा, नौजवान सभी भाजपा को वोट देगा। भाजपा के राज में हम लोग बड़ा सुकून में हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार तस्वीर बदलेगी, यूपी की तकदीर बदलेगी। अखिलेश के शब्दों में बीजेपी को हार सामने दिख रही है। और जो पहलवान हारने लगता है, जो पहलवान कुश्ती में हारने लगता है, वो हाथ पैर मारता है, कभी काटता है, कभी नोचता है और कभी कभी कुछ गला दबाता है। ये वो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की जो इस प्रदेश की जनता नाकाम करेगी। यूपी की इस लड़ाई में ओवैसी की भी एंट्री हो गई है, जो करीब 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम राग अलाप कर बिहार और बंगाल के चुनाव में किस्मत आजमाया। यूपी में भी ओवैसी वही फॉर्मूला अपनाते रहे हैं। अब वो खुद योगी अखिलेश पर निशाना साध रहे हैं। और इस बात को यकीन कर लीजिए कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान या मोहम्मद अली जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। सन 57 की जंग आज़ादी में जिहाद का फतवा दिया हमारे उलेमाओं ने, काला पानी की सजाएं काटी, मुजाहिदीन आज़ादी के साथ लाठियां खाई, गोलियां खाई। हमने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। इन सब के बीच बीजेपी ने अपना नया कैंपेन सॉन्ग जारी किया है ताकि यूपी की लड़ाई को और धार दिया जा सके। सड़क बनेगी, पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला।
पश्चिम यूपी की जंग जीतने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी भी 31 जनवरी को वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में 2 अलग अलग एनकाउंटर में भारतीय सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। मरने वाले आतंकवादियों में जैश-ए-मोहम्मद का एक कमांडर और एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल है। इस एनकाउंटर के साथ ही इस साल कश्मीर घाटी से सीधे जहन्नुम पहुंचने वाले आतंकवादियों का आंकड़ा 21 हो चुका है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के हाथों आतंकवादियों की कब्रें खोदने का कार्य प्रगति पर है। पुलवामा में 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जो जाहिद वानी हम सब जानते हैं जेएस का टॉप कमांडर था। 12 घंटे, 2 एनकाउंटर और 5 आतंकवादी ढेर। ये कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों का स्ट्राइक रेट है। जम्मू कश्मीर में पिछले 12 घंटों के भीतर सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 5 मिलिटेंट मार गिराए। पहली मुठभेड़ कल शाम को पुलवामा जिले के नायर गांव में शुरू हुई, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख कमांडर जाहिद वानी और एक पाकिस्तानी के साथ 4 मिलिटेंट मारे गए। दूसरी मुठभेड़ कुछ देर बाद बड़गाम जिले के चिरार शरीफ इलाके में शुरू हुई, जहां पर तिलसुरा गांव में एक लश्कर-ए-तैयबा का मिलिटेंट मारा गया। 12 घंटे में जिन 5 आतंकवादियों की कब्रें खोदी गई हैं, उसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शामिल हैं। जैश का कमांडर जाहिद वानी का राइट हैंड वाहिद, एक पाकिस्तानी आतंकी कफील उर्फ छोटा पाकिस्तानी और इनायतुल्लाह मीर। इन चारों जैश आतंकवादियों को पुलवामा में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया, जबकि एक आतंकी बडगाम में मारा गया जो लश्कर-ए-तैयबा का था। इन आतंकवादियों के पास से पुलिस को भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। AK-56 राइफल से लेकर खतरनाक विस्फोटक बरामद किए गए हैं। हम लोगों को 2 जगह स्पेसिफिक इनपुट मिला था, जिस पर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें बडगाम में एक लश्कर-ए-तैयबा का लोकल टेररिस्ट मारा गया और पुलवामा में 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जो जाहिद वानी हम सब जानते हैं जेएस का टॉप कमांडर था और इसका भाई भी जो है मीर, जो कि बन प्लाजा अटैक में इन्वॉल्व था, अभी जेल बंद है। और उसी का भाई जाहिद वानी है, 2017 से एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व था, रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व था और समीर डार के मरने के बाद यह डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, इनफैक्ट कि जेएस का चीफ था पूरे वैली का, और ये बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है। इस ऑपरेशन में जैश कमांडर जाहिद वानी के मारे जाने से कश्मीर में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों के हौसले पस्त होने की संभावनाएं हैं। जाहिद वानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले में शामिल था, जिसमें 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा भी जाहिद वानी पर दर्जनों केस दर्ज थे। कश्मीर में आतंकवादियों की भर्ती करने में भी उसकी खास भूमिका थी। The chief of Jaish-e-Mohammed in this entire area, we have actually eliminated one of the masterminds of various IED attacks that have taken place over the years since 2017, and including, as you might recall, in Dunyari and in Pulwama Circular Road, etc. More importantly, he was also involved in recruitment, extensive recruitment of young boys. He misled all of them to their untimely death and caused a lot of anguish to the families and the people who are residing in this area. His elimination, I'm sure, will provide a lot of relief to the residents of the district and indeed in the entire J&K. 12 घंटे में 5 आतंकवादियों को जहन्नुम का टिकट थमा देने वाले सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी है, जिनके लिए इस साल का पहला महीना ही सुपरहिट साबित हुआ है। इस महीने अब तक सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में 11 एनकाउंटर किए हैं। इन एनकाउंटर्स में कुल 11 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जिसमें 9 पाकिस्तानी आतंकवादी थे। इस साल अब तक मारे गए आतंकवादियों में बड़े बड़े कुख्यात नाम शामिल हैं। शुरुआती महीना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तक 11 इनकाउंटर्स में, जिसमें 21 टेररिस्ट मारे गए और 21 में से जो हार्ड कोर पाकिस्तानी टेररिस्ट 8 मारे गए। बहुत सारे, जैसे आप देखते हैं कि सलीम परे मारा गया, बहुत कमांड कितने किलिंग वाला था, जाहिद समी डार था, जाहिद वानी कल रात मारा गया। इससे रिक्रूटमेंट कम होगा, आवाम को पीस शांति मिलेगा, अपने बच्चे उधर नहीं जाएंगे, पूरा डेवलपमेंट होगा
ये बहुत अच्छी बात है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकवादियों से मुक्ति दिलवाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसी का नतीजा है कि 12 घंटे में 5 आतंकवादियों का सफाया हुआ। लेकिन सेना का ये ऑपरेशन ऑल आउट सर्दियों की शुरुआत से ही एक्टिव है। जब से बर्फबारी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी ठान लिया है कि पाकिस्तानी आतंकवादी अंदर भले ही आ जाएं, लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएंगे। लास्ट 2 मंथ में जितना भी इनकाउंटर हुआ उसमें कहीं 2 FT मारा गया है, कहीं 1 मारा गया है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। विंटर में FT हाई रीचेस से नीचे आता है और गांव में आता है, फिर गांव वाले से सिविलियन से हमको खबर मिलता है, फिर ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, FT मारा जाए है। ये फैक्ट है कि इस बार पहला, जैसे कि मैंने 31 दिसंबर को बोला था कि इस बार FT और लोकल बराबर हो गया है। नंबर FT का है, स्ट्रेंथ ठीक है, ठाक है। हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे और पूरा फोकस कर रहे हैं कि जैसा मैंने पहले भी किया था, हाइब्रिड टेररिस्ट और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों चैलेंज रहे हमारे लिए, और दोनों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं। सेना के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है कि कश्मीर घाटी में एक्टिव आतंकवादियों का आंकड़ा 200 से नीचे आ चुका है, लेकिन सेना का मकसद इसे पूरी तरह खत्म कर देना है। जहाँ भी टेररिस्ट का जो हम पहले बोल चुके थे कि पहला बार कि बिलो 200 आया है, हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं सिंसली कि इस साल इनको 100 से भी नीचे लाएंगे हम लोग। जहाँ तक हथियार की बात है, हथियार आने के बहुत, जो आप देखते हैं कि जम्मू से कितने अटेम्प्ट हुआ, 35 अटेम्प्ट हुआ ड्रोन में जो पकड़ा गया है। इसके अलावा बहुत सारे ड्रोन से हथियार आए हैं, बाय रोड भी आता है, कभी इन्फिल्ट्रेशन से उधर से भी आता है, तो बहुत सारे तरह से आता है हथियार। लेकिन हम लोग पूरा इसमें नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम लोग ह्यूमन इन, टेक्निकल इन, और इसको पकड़ते रहेंगे, न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट का ही नतीजा है कि आतंकवादियों की उम्र अब घटने लगी है। ये बात पाकिस्तान और उसके प्यारे आतंकवादियों को समझने में चाहे जितना वक्त लगे, इसमें उनका घाटा ही। कुल मिलाकर अगर जनवरी के महीने की बात करें तो इस साल अभी तक 11 मुठभेड़ों में 21 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें 8 विदेशी भी है। कहीं न कहीं सबसे ज्यादा चोट सुरक्षा बलों की तरफ से जैश-ए-मोहम्मद को पहुंचाई गई, जिनके प्रमुख कमांडर के साथ साथ अन्य जो मिलिटेंट हैं वो भी मारे गए हैं, जिनमें अधिकतर पाकिस्तानी थे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की तरफ से जो ऑपरेशंस में पिछले साल तेजी लाई गई थी, उसमें फिलहाल किसी तरह की कमी नहीं है और लगातार सुरक्षा बलों को सफलताएं मिल रही हैं। गौरतलब है कि ये दोनों मुठभेड़ें उस हादसे के बाद हुई जहां पर कुलगाम जिले के हसनपुरा में एक पुलिसकर्मी की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुरक्षा बलों का कहना है कि बीते 24 घंटों के दौरान सुरक्षा बलों के लिए कश्मीर में 5 मिलिटेंटों को मार गिराना, उनमें भी एक प्रमुख जैश कमांडर, एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए मानी जा रही है। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। खबर कानपुर से। कानपुर के टाटमिल चौराहे पर एक बेकाबू इलेक्ट्रिक बस ने कई लोगों को रौंद डाला। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, दर्जन भर दूसरे लोग घायल हो गए। कुछ घायलों की हालत गंभीर है। बस घंटाघर चौराहे से किदवई नगर जाने के लिए निकली थी, लेकिन बेकाबू हो गई। ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। देखिए, एक दुखद घटना हुई है। ये घंटाघर से टाटमिल के बीच में एक बस के द्वारा, इसमें तत्काल जब मौके पे जो पुलिस को जब सूचना मिली तो आसपास के थाना क्षेत्रों को भी तत्काल रवाना किया गया, एम्बुलेंस को भी रवाना किया गया। जो भी लोग यहाँ पे घायल थे, हताहत थे, उनको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया है। जो अभी तक का आंकड़ा है, जो अभी कंफर्म हो पाया, लगभग 5 के आसपास है, 5 से 6 हो सकता है। और जितने भी घायल है सबको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। बाकी और जो रेस्क्यू का काम है, जो ट्रैफिक जाम हुआ है, वो कराया जा रहा है। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। आज सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी, जिसमें इस साल अर्थव्यवस्था का पूरा लेखा जोखा होगा। कल साल 2022-23 का बजट पेश होगा। कोरोना की तीसरी लहर से जूझते देश ने इस मुसीबत से भी करीब करीब पार पा लिया और अब वक्त आगे बढ़ने का है। सबकी नजर कोरोना काल के बाद आगे की दिशा और दशा पर है और इसकी झलक आज से शुरू हो रहे बजट सत्र से मिलेगी। सरकार अब तक के मुश्किल सफर का खाका पेश करेगी और अगले साल के बजट के जरिए अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का प्लान पेश करेगी। अर्थव्यवस्था के बाउंस बैक प्लान की पूरी झलक तो कल यानी मंगलवार को बजट से मिलेगी।
लेकिन आज पेश हो रहे इकोनॉमिक सर्वे से इसका मोटा मोटा अंदाजा मिल जाएगा। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले फेज में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण होगा। इससे पहले 10:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी बजट सत्र पर मीडिया से रूबरू होंगे। आज ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-2022 का आर्थिक सर्वे पेश करेंगी। कल का दिन ज्यादा अहम होगा जब 11 बजे देश 2022-2023 का बजट पेश होगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दिन में अलग अलग समय पर होंगी और 5-5 घंटे चलेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा। कोरोना की वजह से देश का हर सेक्टर दबाव में है, सबको राहत का इंतजार है। हमें उम्मीद है कि ये आने वाली बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होगी और फिक्की की तरफ से यही एक्सपेक्टेशन है कि ये 3 बकेट में यानी कि रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म में इस बजट को देखा जा सकता है। तो रिलीफ मेजर्स जैसे कि मनरेगा आउटले को बढ़ाया जाए और अर्बन पुअर के लिए भी कोई स्कीम लाया जाए, उनको सपोर्ट जहां से मिल सके। और इंडस्ट्री की बात किया जाए तो एमएसएमईज को खास करके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वही हमारी इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मशीन कहा जा सकता है। उद्योग संगठन फिक्की को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं। तीसरा जो मुद्दा हर साल होता है, हर साल बजट में लोगों को जो एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है टैक्सेशन को लेके, पर्सनल इनकम टैक्स को लेके। हर साल लोगों को उम्मीद होती है कि टैक्स में कुछ ना कुछ छूट मिलेगी। और अब तो कोरोना के कारण रिसेशन का साल रहा है, तो लोगों को उम्मीदें भी बनी हुई हैं कि हमें कुछ छूट मिलेगी। उसके अलावा आज की तारीख में उम्मीदें हैं किसान भाइयों को। किसान भाइयों का हम जानते हैं पिछले साल एजिटेशन चला है और किसान हमारे देश का ज्यादा खुशहाल है भी नहीं। तो ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि की अमाउंट बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना, बहुत बड़ी उम्मीद बनी हुई है। उद्योग जगत के साथ बाजार के जानकार भी कह रहे हैं कि अलग अलग सेक्टरों को राहत पैकेज के साथ महंगाई के मोर्चे पर भी काफी कुछ कहने की जरूरत है। बजट सत्र में देश की माली हालात सुधारने पर बात होगी, सरकार के हर कदम पर नजर होगी, लेकिन विपक्ष देश के कुछ दूसरे बड़े मुद्दे भी बजट सत्र में उठाएगा। मसलन पेगासस जासूसी, चीनी घुसपैठ, बेरोजगारी, एमएसपी और किसानों के हालात जैसे मुद्दे को विपक्ष उठा सकता है। इस सब के बीच नजर इस पर होगी कि कल निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।